नमस्कार दोस्तों, राजपूत ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मैं आज इस वीडियो में पेपर नंबर 3 पार्ट सेकेंड इंडियन पॉलिटी विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज की इस वीडियो में हम इस विषय से संबंधित सबसे पहले इस विषय का आपकी इस मुख्य परीक्षा में कितना वेटेज है, कितना योगदान है, इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस विषय से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इन प्रश्नों को हम कैसे प्री के साथ साथ मेंस का आसानी से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं और साथ ही जो प्रश्न मेंस में अब तक पूछा गया है, पूछा जा रहा है, उसका एक बेहतर एनालिसिस और बेहतर आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो अंत तक इस वीडियो में आप सभी बने रहें। यह वीडियो आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी को और मजबूत और बेहतर प्रदान करने में काफी कारगर साबित होगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इस विषय का वेटेज कितना है, क्योंकि किसी भी विषय की तैयारी से पूर्व सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक होता है कि इस विषय की जो हम तैयारी कर रहे हैं, उस विषय का आपके इस परीक्षा में कितना योगदान है और किस तरीके से हमें उसे तैयार करनी चाहिए। तो हम सबसे पहले हम सिलेबस के साथ साथ इसके वेटेज पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको इंडियन पॉलिटी से संबंधित जब आप सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है और इस सिलेबस में हम सबसे पहले पाते हैं भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो 1773 से 1950 तक का प्रावधान है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 19, 20, 22 मतलब एक ऐसा टॉपिक है, मैं हमेशा इस टॉपिक के बारे में चर्चा करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा टॉपिक है जो प्री के साथ साथ मेंस में भी उतना ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है और एक मात्र ऐसा टॉपिक जो संविधान के साथ साथ हिस्ट्री में भी आपके सिलेबस में इसका मेंशन है, वहां भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संविधान का एक प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाई देता है, वो है आपका संवैधानिक विकास, जहां से आपको समझ आ रहा है कि आपके लगभग प्रत्येक साल यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि इस टॉपिक को हमें बहुत बेहतर तरीके से तैयार करनी चाहिए और साथ में हम लोग अंत में यह भी देखेंगे कि यहां से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं और हम कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से हम लिख सकते हैं। उसके बाद है संविधान का निर्माण एवं मूल विशेषता और प्रस्तावना की टॉपिक की बात करें तो यहां से भी आपके 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 22 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यह भी टॉपिक आपका महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ नेचर, संविधान की प्रकृति, मूलभूत अधिकार, कर्तव्य, ठीक है, यहां से भी आप देख पा रहे होंगे, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, इन सब में सबसे ज्यादा और हर वर्ष आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फंडामेंटल राइट्स में भी अगर बात करें तो हम यहां से पाते हैं कि प्री और मेंस दोनों स्तर पे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा आप देख रहे हैं 4 मार्क्स, 8 मार्क्स, 2 + 4 4, 2 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से बने हैं। डीपीएसपी की बात करें तो अभी तक यहां से क्वेश्चन बहुत कम, या 18 से लेकर 22 तक के बीच की बात करें तो यहां से क्वेश्चन नहीं रहे हैं। वहीं पर जो भाग 5 और 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है संविधान का, उससे तो क्वेश्चन बनना ही है, जहां पर आपका 8 मार्क्स है, 6 मार्क्स है यहां पे, ठीक, यहां पर 14 मार्क्स है, ठीक है, यहां पर भी 14, मतलब हर साल यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता ही रहा है। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जनहित याचिकाएं, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनर्विलोकन, महान्यायवादी, यहां से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से अब इन सब में एक बात, आप जब इसका एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाते हैं कि राज्य से संबंधित जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, वहां से तुलनात्मक रूप से क्वेश्चन अभी लगातार बनता ही रहा है, ठीक।
मतलब केंद्रीय प्रशासन की तुलना में राज्य प्रशासन से प्रश्न तुलनात्मक रूप से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे राज्य की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका से देख पा रहे हैं आप 18 में 8 मार्क्स, 19 में 8 मार्क्स, फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 21 में, मतलब बड़े प्रश्न जो हैं वो आपके राज्य की विधायिका कार्यपालिका से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, वैसे ही आपका केंद्र राज्य संबंध में इस बार 22 में क्वेश्चन बना, अब तक तो नहीं बनता रहा, बट इस बार 2022 में 4 मार्क्स में क्वेश्चन बने हैं। अखिल भारतीय सेवाएं अर्थात जो आपका यूपीएससी है, ठीक, राज्य लोक सेवा आयोग है, यहां से भी अब तक नहीं बना, लेकिन इस बार क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया है। इमरजेंसी प्रोविजन है, संविधान संशोधन है, बेसिक स्ट्रक्चर है, यहां से भी 19 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। छत्तीसगढ़ शासन की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, देखिए मैं कह रहा हूं कि केंद्र की तुलना में ज्यादातर राज्य से कंपेयर करके, और उसमें भी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सिलेबस, और सिलेबस के साथ साथ जो विगत वर्षों में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि देखिए हम किसी विषय की एक बेहतर तैयारी की रणनीति तब हम तय कर पाते हैं जब हमें प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका वेटेज हमें जानना आवश्यक होगा, ताकि हम संविधान में बहुत सारे टॉपिक है, उनमें से हमें कौन से टॉपिक को किस तरीके से फोकस करना है ये जानना जरूरी होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो पॉलिटी है, ठीक, राज्य व्यवस्था, संविधान, ये पेपर नंबर 3 का पार्ट 2 का पार्ट्स है, और पार्ट 2 के अंतर्गत आपको मालूम है कि 2 सब्जेक्ट है, इंडियन पॉलिटी के साथ साथ क्या है आपका पबेड है। मतलब यदि अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर समझा जाए तो अगर दोनों को डिवाइड करें तो हम 50 मार्क्स में 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन वहां से पूछे जाने हैं। ठीक, तुलनात्मक रूप से पबेड से ज्यादा कुछ प्रश्न आपका पॉलिटी से बनता है। लेकिन एक बात समझिएगा, पॉलिटी का डायरेक्ट वेटेज अगर हम बात करें पेपर नंबर 3 के पार्ट 2 में, ये आपका कम है, लेकिन इसके अलावा पॉलिटी का अगर मेंस में देखें तो ए से लिखेंगे तब आपका पॉलिटी से संबंधित एक ऐसे आपको देखने मिल जाता है। यदि आप पेपर नंबर 7 के पार्ट 1 को अगर आप देखेंगे तो वहां से हर साल क्वेश्चन बन रहा है। जैसे अभी क्वेश्चन बना, पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर क्या क्या प्रावधान है, बच्चों को लेकर क्या प्रावधान है। तो ये आप कहां से बना पाएंगे? ये अगर संविधान ठीक ढंग से आपने पढ़ा है तो वो भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक व्यवस्था में भी इनको आपको पढ़ना होता है, तो इनडायरेक्टली कहा जाए तो ये अन्य जगह पर भी आपके पॉलिटी का वेटेज है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका नंबर्स है। अब अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को देखें कि जो क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक, पहले 18, 19, 20 का अपन देखते हैं, फिर 21 और 22 के प्रश्नों को हम देखेंगे। जैसे 18 में देखते हैं हम संवैधानिक संशोधन की विधियां, अर्थात संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन की जो विधि बताई गई है, ठीक है, उसे 2 मार्क्स में पूछा है कि संविधान संशोधन की विधियां बताइए, किस तरीके से हम संविधान संशोधन करते हैं। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य का अर्थ बताइए। जो हम बहुत विस्तार से जब प्रियम्बल पढ़ते थे इन शब्दों का, और हमेशा से प्रियम्बल के जो शब्दावली है उनके मीनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, संसदीय शासन के लक्षण, तो 2 नंबर में आपको कुछ करना नहीं होता है। जो क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है उसको सीधे तौर पर आपको लिखना होता है। जैसे संसदीय शासन के लक्षण बताइए लिखा है, तो आप सीधे टू द पॉइंट संविधान के अकॉर्डिंग संसदीय शासन के लक्षण आप बता सकते हैं। ठीक है, कि राष्ट्र में 2 प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र प्रमुख और एक वास्तविक प्रमुख, अर्थात नॉमिनल हेड एंड रियल हेड। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व आपका लोकसभा के प्रति, ये सब टू द पॉइंट आपको इसमें आपको लिखना होता है। तो 2 नंबर वाले प्रश्नों में बहुत ज्यादा अननेसेसरी या कुछ अलग से कोई वर्ड डालने की जरूरत नहीं है। जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा है वैसे आपको इसमें लिखना होता है। वैसे ही हम 2019 में देखें,
वायसराय और गवर्नर जनरल में अंतर पूछा है आपसे। नाम मात्र की कार्यपालिका का अर्थ बताइए। ठीक है, संवैधानिक संकट का अर्थ। 2020 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को समझाइए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ पूछा गया है। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में द्वैत शासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो इन प्रश्नों के अंतर्गत जैसे एक प्रश्न को हम यहां पर डील करते हैं 2 नंबर में कि कैसे हमें एक बेहतर आंसर के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, कि भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में द्वैत शासन ठीक की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अगर इसे हमें मान लीजिए 30 वर्ड में इसका आंसर अपने को लिखना है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि 1919 के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम आपका 1919 में प्रांतों में द्विहरा शासन लगाया गया। अब इसकी पृष्ठभूमि को सबसे पहले यहां से आप समझिए कि सबसे पहले केंद्र और प्रांत दोनों की शक्तियों को विभाजित किया गया। ठीक है, केंद्र और प्रांत की शक्तियों को सूचियों में विभाजित किया गया, जो सामान्यतः केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची के अंतर्गत डिवाइड किया गया। अर्थात जिस विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार था वह केंद्रीय सूची है, जिस विषय पर प्रांत को कानून बनाने का अधिकार है वह प्रांतीय विषय। और उसके पश्चात यह था कि प्रांतीय विषय अर्थात राज्य सूची के विषय पर पुनः राज्य सूची के विषय को 2 भागों में बांटा गया। एक कहलाया आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। ठीक, रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट। तो जो प्रांत का विषय जो आपका सब्जेक्ट था अर्थात आरक्षित विषय पर शासन गवर्नर अपने मंत्रियों के माध्यम से करेंगे, यह प्रावधान किया गया, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। वहीं पर जो आपका हस्तांतरित विषय था, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट था, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, कृषि, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ आपके मामले थे। इस विषय पर गवर्नर स्थानीय मंत्रियों के माध्यम से शासन करेंगे। शासन की यही दोहरी व्यवस्था क्या कहलाया प्रांतों में द्वैत शासन। तो इसके लिए सबसे पहला प्रावधान यह है कि आपको बताना है कि भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत ठीक है, केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन किया गया। ठीक है, अर्थात केंद्र सूची एवं प्रांतीय सूची में विभाजित किया गया। ठीक है, प्रांतीय सूची के विषय को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया। अर्थात आरक्षित विषय एवं
हस्तांतरित विषय, ठीक है, हस्तांतरित विषय अर्थात शासन की यही दोहरी व्यवस्था क्या कहलाई आपका? प्रांतों में द्वैत शासन। अब ये 30 शब्द में है तो आपको मुख्य रूप से महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना होगा, ठीक है। इसमें चूंकि आपका 1919 के अधिनियम का उल्लेख है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, वर्ड लिमिट आपके पास कम है, तो आप सीधे बता सकते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और प्रांत के बीच के शक्तियों को, ठीक है, विभाजित किया गया, जो केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची के विषय को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित, अर्थात रिजर्व और ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट। आरक्षित विषय पर जो शासन है, ठीक है, इसमें जो आरक्षित विषय है इस पर शासन जो है गवर्नर, ठीक, अपने कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से, कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से, वहीं पर हस्तांतरित विषय ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट पर गवर्नर उन मंत्रियों के माध्यम से, उन मंत्रियों के माध्यम से शासन करेंगे जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, अर्थात रिस्पॉन्सिबल है। शासन की यही दोहरी व्यवस्था क्या कहलाती है? प्रांतों में द्वैत शासन। अब ये बड़े प्रश्न में आए तब भी आप आसानी से डील कर सकते हैं, पूरे प्रावधानों को बता सकते हैं, इसमें आरक्षित विषय को आप बता सकते हैं कि आरक्षित विषय के अंतर्गत, ठीक है, आरक्षित विषय के जैसे भू राजस्व है, रक्षा है, संचार है, ये सब जो बड़े मामले थे आरक्षित विषय के अंतर्गत था। हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन, कृषि, ठीक है, भूमि, इससे संबंधित प्रावधान हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आता था। मतलब प्रांतों के जो शासन का ये जो दोहरी व्यवस्था थी, यही क्या कहलाएगा आपका? प्रांतों में द्वैत शासन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके प्रावधानों के 20 से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत हम अलग से प्रांतों में द्वैत शासन केवल फैक्ट के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन इस रूप में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? उस तरीके से आगे हम अगर प्रश्नों को देखें, 4 मार्क्स में राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति की विवेचना कीजिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के संगठन और शक्तियों की विवेचना कीजिए, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति की विवेचना कीजिए, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषता। अब ये जब हम पेपर नंबर 7 के अंतर्गत इनकी प्रावधानों को पढ़ते हैं तो वहां से भी आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। राज्यपाल की शक्तियों और स्थिति की विवेचना कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा। और सबसे महत्वपूर्ण 10 नंबर वाले अगर आपको क्वेश्चन देख रहे हैं तो एक न एक क्वेश्चन हर वर्ष छत्तीसगढ़ से आपको देखने मिलता है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, यहां भी क्वेश्चन है। 19 में छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्पीकर की शक्ति और स्थिति की समीक्षा कीजिए, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे की विवेचना कीजिए। मतलब हर साल केंद्रीय विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ साथ छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक न एक बड़े प्रश्न में आपको लगातार देखने मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 21 और 22 में। ठीक है, 21 और 22 जैसे अभी लेटेस्ट पेपर हुए हैं उसमें आप देखिए भारत परिषद अधिनियम 1892 की कोई 2 विशेषता, भारतीय संविधान की उद्देशिका के प्रमुख आदर्शों को लिखे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क में वर्णित प्रावधानों को लिखे। अर्थात ये आप समझिए कि आपको मालूम है कि प्रीलिम्स में पॉलिटी को हम बहुत विस्तार से पढ़ते हैं, और यदि ईमानदारी से आपने प्रीलिम्स के दौरान अगर पॉलिटी को, संविधान को अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मेंस में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आप देखिए, हम भारत परिषद अधिनियम 1892 की विशेषताओं को हम पढ़ते हैं, उन्हीं विशेषताओं में से 2 विशेषता आपको यहां पर बताना है। उद्देशिका के प्रमुख आदर्श जितने भी आपके शब्दावली है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है, गणराज्य है, ठीक है, तो उन शब्दों को ही
वो जो वर्डिंग का प्रयोग है वही तो क्या है, आदर्श है, उनको आपको इसमें यहां पर लिखना है। 21 क में वर्णित प्रावधान अर्थात शिक्षा के मूल अधिकार के बारे में आपको इसमें मेंशन करना है। तो कहीं पर ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ बहुत विशेषज्ञता की आवश्यकता है। अगर आपने ठीक ढंग से पढ़ा है तो आसानी से इस आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आप डील कर सकते हैं। क्लियर? वहीं पर देखिए 1919 के अनुसार केंद्रीय विधायिका के गठन के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक, अब 1919 के अनुसार केंद्रीय विधायिका के गठन 1909 के अनुसार केंद्रीय विधायिका के गठन के बारे में तो हम देखिए पढ़ते हैं कि लगातार जो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या की वृद्धि होती रही है। हम 1861 में भी देखते हैं, हम 1892 में भी देखते हैं, हम 1909 में भी देखते हैं। 1909 के अंतर्गत क्या होता है, केंद्रीय विधान परिषद मतलब केंद्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका दोनों में सदस्यों की संख्या की वृद्धि होता है। और यह कहा गया 1909 में कि केंद्रीय विधायिका के अंतर्गत सरकारी सदस्यों का बहुमत होगा और प्रांतीय विधायिका के अंतर्गत गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत होगा। केंद्रीय विधायिका में टोटल 69 मेंबर होंगे, जिसमें से आपका 37 सरकारी, 32 आपका गैर सरकारी। तो इस तरीके से आपने उनके प्रावधानों को आपको डील करना है। ठीक है, तो कहीं पर भी ऐसा कोई बहुत ऐसा विशेषज्ञ क्वेश्चन नहीं है जिसको आप जो प्रीलिम्स के दौरान जो टॉपिक को पढ़ते हैं उतना पढ़ के भी आप आसानी से इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं। ठीक, अब यदि हम इसमें जो आपका इस साल का जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनमें अगर अपन देखें तो पूछा गया है अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, ठीक, प्रैक्टिस एंड प्रोरोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में पूछा गया है। पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए, फिर इसके बाद एक बेहतर आंसर इसमें क्या हो सकता है, एक अच्छा आंसर कैसे हम लिख सकते हैं इस 10 मार्क्स में, इसको अपन डील करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, रिलीजियस फ्रीडम के बारे में, ठीक, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम जो है वो आपका कहां से कहां तक है, 25 से लेकर 28 तक के बीच आपका प्रावधान है। अब इसमें चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष का जो कॉन्सेप्ट है, पंथ निरपेक्ष का जो अवधारणा है वो ये कहता है कि राज्य का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा, अर्थात न ही राज्य किसी धर्म के विरुद्ध है और न ही किसी धर्म को विशेष संरक्षण प्रदान करती। ठीक, पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि राज्य न ही किसी आपके धर्म का विरोध करेगी और न ही किसी पंथ, किसी धर्म को विशेष संरक्षण प्रदान करेगी, अर्थात हमारे देश में सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया गया है। अब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक महत्वपूर्ण आपका अंग हो जाता है। तो हम इस क्वेश्चन के आंसर से पूर्व पहले हम समझते हैं कि हमें धार्मिक आजादी के अंतर्गत क्या क्या अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या अधिकार हमें प्रदान किया गया है। ठीक, जैसे अनुच्छेद 25 की जब हम बात करते हैं तो हमें याद आता है कि पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में सबसे पहले ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई थी और उसी से प्रेरित अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सभी नागरिकों को धर्म को मानने, धर्म को अंतःकरण करने, धर्म को प्रचार प्रसार करने, ठीक है, आचरण करने की आजादी, स्वतंत्रता हमें संविधान के अंतर्गत दिया गया है। अब कई बार क्या होता है कि जब भी हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अर्थात अनुच्छेद 25 में क्या क्या प्रावधान है इसको पहले हम समझते हैं। आखिरी में मैं पूरा एक अच्छा बेहतर आंसर कैसे हो सकता है 10 मार्क्स में, इस पर अपन अभी आएंगे। ठीक है, चलिए इसका अगर हम
अगर आंसर में सबसे पहले डिटेल पहले हम बात कर लें इसके अंतर्गत, तो जैसे आपको मालूम है कि संविधान का जो अनुच्छेद 25 है, ठीक, संविधान का अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 जो आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। और इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या अधिकार आपको दिए गए हैं? तो सबसे पहला है आपका अंतःकरण, ठीक, अंतःकरण, कॉन्साइंस। उसके बाद मानने का अधिकार, ठीक है। उसके अलावा है आचरण का अधिकार, ठीक। और चौथा है प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। ये 4 प्रकार के जो स्वतंत्रता है, अधिकार है, ये आपको अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक। अंतःकरण, मानने का अधिकार, आचरण और प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अंतःकरण का मतलब यह होता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने भगवान और भगवान के रूप के साथ अपने तरीके से संबंध स्थापित करने का आपको आजादी है, आपको स्वतंत्रता है कि आप अपने तरीके से, ठीक, भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह है अंतःकरण, मतलब मन से मानना। वहीं पर मानने का अधिकार, जिस पर भी आपकी आस्था है, जिस पर आपकी विश्वास है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात जिस भी विषय पर आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, ठीक है, उसको मानने का अधिकार, उसको एक्सप्रेस करने का अधिकार मानने के अधिकार के अंतर्गत आता है। वहीं पर आचरण के अधिकार के अंतर्गत यह है कि यह आपका अनुच्छेद न केवल धार्मिक आजादी देता है बल्कि आचरण का भी अधिकार देता है। आचरण के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है, आचरण के अंतर्गत अर्थात अपने धर्म से संबंधित सभा है, सम्मेलन है, ठीक है, सत्संग का आयोजन है, तो आप इससे संबंधित आयोजन कर सकते हैं। और साथ ही साथ धर्म के प्रचार प्रसार करने का आपको अधिकार है, झांकी के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से, ठीक, आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन यह अनुच्छेद एब्सोल्यूट नहीं है, यह निरपेक्ष नहीं है, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किया जा सकता है, इस अनुच्छेद पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कई बार हम इस से संबंधित मामले पर विवाद आप देखते रहते हैं, ठीक है। यह अनुच्छेद लोक व्यवस्था के आधार पर, पब्लिक ऑर्डर के बेस पर, यह अनुच्छेद आपके स्वास्थ्य के आधार पर, हेल्थ के आधार पर, ठीक है, नैतिकता के आधार पर, तो इन सब आपके आधार है जिस पर इस अनुच्छेद पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, ये निरपेक्ष नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्त युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। कई बार आप देखिएगा जब धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है, ठीक है, कोई जुलूस निकल रहा है तो उस पर पुलिस कई बार प्रतिबंध लगाती है, ठीक। कई बार जैसे दिल्ली के अंतर्गत पॉल्यूशन के कारण से आप देखते हैं कि दीपावली के दौरान फटाके बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, जीवन जीने के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जीवन जीने के अधिकार को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। अर्थात अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार में स्वच्छ वातावरण के अंतर्गत जीवन यापन करने का आपको अधिकार है, ठीक है। तो वहीं पर अगर मान लीजिए दिल्ली में फटाके आपके फोड़ने से, जलाने से पॉल्यूशन होगा, इसलिए वहां पर जीवन जीने के अधिकार को प्रेफरेंस देकर उस पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के अंतर्गत संथारा प्रथा, ठीक, संथारा प्रथा जो जैन धर्म के अंतर्गत अपने जीवन को कष्टों में रखकर, ठीक है, इससे संबंधित प्रावधान, उसे क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया। कई बार जुलूस निकालने पर लाउड स्पीकर है, ठीक है,
तो कुछ चीजें जैसे पशु बलि है धार्मिक आधार पर, लाउड स्पीकर का प्रयोग है, इस पर रोक लगाया जाता है। ये धर्म के अनिवार्य लक्षण नहीं है। ये आपका, जैसे हम धार्मिक कार्यों में भी अगर बात करते हैं तो कुछ बहुत प्रमुख विशेषता है जिसके लिए हर किसी को अधिकार है, लेकिन उनमें से अनिवार्य नहीं है, जिसमें हम ये पाते हैं कि लाउड स्पीकर का प्रयोग है, पशु बलि आपके देने का जो आपका प्रावधान है, तो ये सब इसके अनिवार्य लक्षण नहीं है, इसलिए इन पर क्या किया जाता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ ही साथ कई बार जब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात आती है तो धर्मांतरण को लेकर हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत धर्मांतरण का अधिकार भी है। तो ध्यान रखेंगे, धर्मांतरण का अधिकार आपके संविधान के अंतर्गत कहीं पर भी प्रावधान नहीं है, ठीक है, बल्कि कई राज्यों ने कानून बनाकर इस पर प्रतिबंध लगाया, ठीक, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, ऐसे कुछ राज्य जहां पर धर्मांतरण को, सामूहिक धर्मांतरण को प्रतिबंधित किया गया। और सबसे लास्ट 1975 में स्टेनिस्लास केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आपका धर्मांतरण का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। हां, कोई अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से धार्मिक परिवर्तन कर सकता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत धर्मांतरण का अधिकार आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये सब प्रावधान, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतःकरण, मानने का अधिकार, आचरण और प्रसार करने के अधिकार पर प्रकाश डालिए। तो इसके अंतर्गत हम एक बेहतर आंसर कैसे आप इसका लिख सकते हैं, इसका फॉर्मेट आप इस तरीके से आप देखिए, क्वेश्चन है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता पर प्रकाश डालिए, ठीक। अब इसके अंतर्गत सबसे पहला उल्लेख तो आपको अनुच्छेद करना पड़ेगा, अनुच्छेद 25(1), इसको दो भागों में बांटकर हम देखते हैं, 25(1) और 25(2). 25(1) सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रसार करने का अधिकार, ठीक है, प्राप्त है आपको। अब इसको दो दो लाइन में डील कर देना है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, इसका अर्थ पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता से है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार ईश्वर से जुड़ सकता है, भगवान को मान सकता है। वैसे ही मानने का अधिकार, राइट टू प्रोफेस, व्यक्ति द्वारा अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास को बिना भय के क्या कर सकता है, वो घोषित कर सकता है। आचरण का अधिकार, राइट टू प्रैक्टिस, धार्मिक कर्तव्य, परंपरा, धार्मिक कार्यों को प्रदर्शित करने की आपको क्या है, स्वतंत्रता है। प्रचार का अधिकार, राइट टू प्रोरोगेट, बिना दबाव के अपने विचारों को संप्रेषित करना, प्रकाशित करना, धर्म परिवर्तन के लिए किसी को बाध्य करना इसमें सम्मिलित नहीं है। याद रखिएगा, बिना दबाव के अपने विचारों को संप्रेषित करने का अधिकार है, धर्म परिवर्तन के लिए किसी को बाध्य करना इसमें सम्मिलित नहीं है। तो एक आपका मेन पॉइंट इस तरीके से 25 का उल्लेख करते हुए अंतःकरण, मानने का अधिकार, आचरण का अधिकार, प्रचार प्रसार करने के अधिकार को आपको इसमें स्पष्ट रूप से लिखना है। साथ ही साथ चूंकि इसके संदर्भ में 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके 25 सेकेंड को कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता पर निम्नलिखित आधार पर युक्ति युक्त अर्थात रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगा सकता है। कैसे? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए दिल्ली में पटाखों को प्रतिबंधित किया गया, ठीक है, ताकि स्वास्थ्य अर्थात पॉल्यूशन उससे बढ़ सकता है, ठीक, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और जीवन जीने के अधिकार में, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अगर बात किया जाए तो जीवन जीने के अधिकार को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाओं के विनियमित करने के लिए, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए, जिसमें हिंदुओं की सार्वजनिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध। कई बार होता है कुछ वर्गों को आपके मंदिर में प्रवेश से रोका जाता है, तो उसके संदर्भ में भी आपका प्रावधान है। और साथ ही साथ 25 में 2 स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि सिखों को कृपाल धारण करने का अधिकार, लेकर चलने का अधिकार, और यहां पर हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध भी क्या होते हैं, आपका शामिल होते हैं। तो इस तरीके से इतनी बातों को इसके अंतर्गत आपको मेंशन करना है, ठीक। 25(1) के अंतर्गत ये आपके 4 प्रकार के जो अंतःकरण, मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने के अधिकार को आपको बताना है। और साथ ही साथ जो इस पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बताए गए हैं 25(2), इस पर आप इसके अंतर्गत इसको बता सकते हैं।
क्लियर है? तो इसमें बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। 25(1) में जो अधिकार है और 25(2) में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसके बारे में आपको इसके अंतर्गत मेंशन करना हो। तो अगर इस तरीके से आपने आंसर अगर लिखा है तो निश्चित तौर पर आपको एक बेहतर अंक आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि यह चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आए होगा और आप ये समझिए कि पॉलिटी में चूंकि प्रीलिम्स में इतना ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है और हम उसको इतना वृहद और इतना डिटेल जाकर हम पढ़ते हैं कि मेंस में आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं होती है। आराम से इन प्रश्नों को आप अगर ठीक ढंग से आपने पढ़ा है तो आप इसको डील कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी और आपके इस परीक्षा के लिए ठीक एक बेहतर आपका साबित हो सकता है। तो आगे इसी तरीके से हमारे YouTube से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारा जो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे भी जुड़ें और राजपूत ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर और मजबूत बनाएं। धन्यवाद।